FBI और CIA दुनिया की बेस्ट एजेंसीज हैं, लेकिन अमेरिकन हिस्ट्री में एक ऐसा इंसान भी गुजरा है जिसने क्राइम की दुनिया में इनको भी नचा डाला। मूवीज में तो हमने बहुत से विलेन, बहुत से डॉन और बहुत सी रॉबरीज तो देखी होंगी, लेकिन रियलिटी में एक ऐसा इंसान भी गुजरा है जिसने मूवीज में दिखाई जाने वाले क्राइम्स को हकीकत में करके दिखाया है। ये कहानी है 24 नवंबर 1971 के दिन एक फ्लाइट पोर्टलैंड से सियाटल जा रही होती है। इस फ्लाइट में एक जेंटलमैन सवार होता है जिसके हाथ में एक ब्रीफ केस होता है। फ्लाइट में बैठने के बाद ये जेंटलमैन एक फ्लाइट अटेंडेंट को अपने पास बुलाकर एक नोट देता है। जब फ्लाइट अटेंडेंट उस नोट को पढ़ती है तो ये देखकर इसका रंग ही उड़ जाता है। उस नोट पे लिखा होता है उसके पास एक बॉम्ब है। इसके बाद ये जेंटलमैन उस प्लेन को हाईजैक कर लेता है। जब ये बात पुलिस और FBI को पता चलती है तो वो उसको पकड़ने के लिए क्या करते हैं, इसके जवाब में ये एक अकेला जेंटलमैन पुलिस को किस तरह नचाता है और आखिर क्यों 50 साल के बाद भी FBI इसको जिंदा या मुर्दा पकड़ने में अब तक नाकाम रहती है, ये जानने के लिए इस वीडियो से जुड़े रहिए। और इन्फॉर्मेशन और रियलिटी से भरी वीडियो में एक बार फिर से वेलकम। 24 नवंबर 1971 के दिन एक फ्लाइट नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन जिसका जहाज बोइंग 727 होता है, ये फ्लाइट पोर्टलैंड से सियाटल जा रही होती है। उस वक्त अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट पर ज़्यादा चेकिंग नहीं होती थी। इस फ्लाइट में 36 पैसेंजर सवार हो चुके होते हैं। इसके बाद इसमें एक जेंटलमैन सवार होता है जिसके हाथ में एक ब्रीफ केस होता है। उसकी एज तकरीबन 40 साल होती है। इस जेंटलमैन का नाम डैन कूपर होता है, जो इसकी टिकट से मालूम होता है। डैन कूपर प्लेन में चढ़ने के बाद सबसे पीछे वाली सीट में बैठकर एक सिगरेट एंजॉय करता है। उस वक्त जहाज में स्मोकिंग अलाउ थी। फिर उसने एक फ्लाइट अटेंडेंट जिसका नाम फ्लोरेंस शार्पनर था उसको अपने पास बुलाया और सोडा मंगवाकर उसको एक पेपर पर कुछ लिख कर दिया। फ्लाइट अटेंडेंट इसको फ्लर्ट समझती है, इस वजह से वो इसको बिना रीड किए पॉकेट में रख देती है। इसके बाद डैन कूपर फ्लाइट अटेंडेंट को कहता है उसके लिए बेहतर रहेगा कि वो उस पेपर को रीड कर ले क्योंकि उसके पास बॉम्ब है। उस नोट पर भी कुछ ऐसा ही लिखा होता है। ये सुनने के बाद फ्लाइट अटेंडेंट के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। इसके बाद डैन कूपर उसको अपने साथ बैठने का बोलता है। फिर वो ब्रीफ केस खोल कर दिखाता है। उस ब्रीफ केस के अंदर कलरफुल वायर्स, डायनामाइट और बैटरी होती है। इसके बाद डैन कूपर फ्लाइट अटेंडेंट से 3 डिमांड करता है। पहली डिमांड $2 लाख कैश की होती है। सेकंड पर वो 2 फ्रंट पैराशूट और 2 बैक पैराशूट्स मांगता है। तीसरी डिमांड उसकी रिफ्यूलिंग टैंक की होती है और साथ साथ ये भी कहता है कि सारे बैंक नोट्स $20 के हों। इसके बाद वो फ्लाइट अटेंडेंट को कहता है कि ये सारी डिमांड्स पायलट को बता दे और ये भी बोलता है कि सियाटल में जहाज उस वक्त ही लैंड होना चाहिए जब उसकी सारी डिमांड्स पूरी हो जाएं। अगर जरा सी भी चालाकी की तो वो इस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देगा, मतलब जहाज हाईजैक हो चुका होता है। ये काम इतना खामोशी से होता है कि फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स को मालूम ही नहीं होता कि उनका प्लेन हाईजैक हो चुका है। पहली फ्लाइट अटेंडेंट ने सब कुछ पायलट को बता दिया। इसके बाद दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट जिसका नाम टीना मकलो होता है वो कूपर के साथ बैठ जाती है ताकि कूपर और पायलट के बीच कांटेक्ट बना रहे। फिर पायलट ने कूपर की सारी डिमांड्स एयरपोर्ट में बताई। फिर एयरपोर्ट का स्टाफ पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस के साथ FBI भी इस मामले की संगीनी देखकर इन्वॉल्व हो गई। पोर्टलैंड से सियाटल का डिस्टेंस 30 मिनट्स का ही था और फ्लाइट सियाटल पर पहुंच चुकी होती है। अब बारी थी लैंड करने की, लेकिन इतने कम वक्त की वजह से कैश और पैराशूट्स की अरेंजमेंट्स अब तक नहीं हुई थी। जबकि डैन कूपर की वार्निंग थी कि प्लेन उस वक्त ही लैंड होना चाहिए जब उसकी सारी डिमांड्स पूरी हो जाएं, वरना वो बॉम्ब को एक्टिवेट कर देगा। इस वजह से पायलट जहाज को 2 घंटे से भी ज्यादा उस एयरपोर्ट के गिर्द घुमाता रहा। फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स को बताया गया कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से टेक ऑफ में थोड़ा वक्त लगेगा। कूपर इस वक्त तक बिल्कुल सुकून में होता है। इसके बाद अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर करता है और अपने पास बैठी फ्लाइट अटेंडेंट को बोलता है कि टेक ऑफ के बाद पायलट को खाना खिलाया जाए और फिर सुकून से अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहा होता है। FBI कूपर की सारी डिमांड्स पूरी करती हैं क्योंकि वो जानते थे कि डैन कूपर उनसे बचकर भाग नहीं सकता। जब कूपर की डिमांड पूरी हो जाती है तो वो ऑर्डर करता है कि प्लेन को लैंड कर दिया जाए। जब प्लेन को लैंड किया जाता है तो पुलिस और FBI की फौज कूपर का वेलकम करने के लिए तैयार खड़ी होती है। फिर लैंड होने के बाद कूपर ने अपनी आखिरी डिमांड पूरी करवाई। वो कहता है कि जहाज को रिफ्यूल किया जाए और प्लेन के अंदर की लाइट्स को ऑफ कर दिया जाए। इसकी वजह यह थी कि दूर बैठे स्नैपर्स टारगेट नहीं कर सकें। रिफ्यूल होने के बाद कैश और पैराशूट्स कूपर को डिलीवर कर दिए जाते हैं, लेकिन FBI यहाँ चालाकी करती है। वो कूपर को दिए हुए कैश की सीरियल नोट कर लेती है। जब कूपर की तीनों डिमांड्स पूरी हो जाती हैं तो वो एक फ्लाइट अटेंडेंट, 2 पायलट्स और एक इंजीनियर को जहाज में रुकने का कहता है और बाकी सबको छोड़ देता है।
एक तरफ FBI कूपर को दीवार तले लगाने के लिए रेडी होती है कि अब वो बच के कहाँ जाएगा। इसकी दूसरी तरफ कूपर पायलट्स को ऑर्डर करता है प्लेन को मेक्सिको सिटी की तरफ उड़ा दिया जाए। इस वक्त रात होने वाली थी और लोकल टाइम 7:40 हो रहे थे। प्लेन को वापसी उड़ता देखकर FBI भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। थोड़ी देर बाद कूपर पायलट को आगे की इंस्ट्रक्शन देता है। उस इंस्ट्रक्शन में था कि जहाज को 370 किलोमीटर की स्पीड और 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ाया जाए और इसके लैंडिंग गियर और विंग्स खुले रहें। ये इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद पायलट्स कूपर को बोलते हैं कि इस तरह प्लेन को उड़ाते रहे तो मेक्सिको सिटी पहुंचने से पहले ही इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा। दोबारा रिफ्यूलिंग के लिए कूपर पायलट को नेवाडा की सिटी रेनो में लैंड होने का कहता है। दूसरी तरफ कूपर के जहाज को वापसी उड़ता देखकर FBI ने 2 फाइटर जेट्स भी कूपर के पीछे भेज दिए, लेकिन इतनी कम स्पीड में फाइटर जेट्स के लिए कूपर के जहाज के साथ रहना मुश्किल था। अभी 8 बजे का टाइम हो रहा था और फ्लाइट को सियाटल से उड़े हुए सिर्फ 20 मिनट से हुए थे कि अचानक उसने फ्लाइट अटेंडेंट को ऑर्डर दिया कि वो सब के सब खुद को कॉकपिट में लॉक कर दें। कॉकपिट वो जगह होती है जहाँ से प्लेन कंट्रोल होता है। कॉकपिट में जाते वक्त जब एक फ्लाइट अटेंडेंट ने पलट कर देखा तो कूपर अपनी कमर पर कुछ बांध रहा था। इसके बाद उन सब ने खुद को यहाँ लॉक कर दिया। थोड़ी ही देर बाद जहाज में एक वार्निंग लाइट इंडिकेट होती है। ये लाइट पीछे के गेट खुलने की वजह से इंडिकेट होती है। इस वजह से जहाज का प्रेशर कम होने लगता है। ये देखने पर जहाज के हेड ने कूपर से स्पीकर फोन पर पूछा कि क्या उसको किसी किस्म की हेल्प चाहिए। इस पर कूपर ने गुस्से से जवाब दिया, नहीं। अंधेरा हो चुका था और मौसम खराब था और रिफ्यूलिंग के लिए प्लेन को रेनो के एयरपोर्ट पर लैंड किया। जैसे ही प्लेन रेनो पर लैंड हुआ वैसे ही FBI और पुलिस की बारात इंतजार में खड़ी थी। लैंड होते ही पूरे प्लेन को घेर लिया गया और एक खामोशी सी छा गई। थोड़ी देर बाद जब केबिन पर सर्च किया तो वहाँ कोई भी नहीं था। पुलिस ने पूरे प्लेन की छानबीन करी लेकिन कूपर गायब हो चुका था। जब FBI ने जहाज़ की सर्चिंग शुरू की तो जहाज़ में 60 फिंगरप्रिंट्स मिले, जिनका रिकॉर्ड क्रू मेंबर्स और पैसेंजर से मैच नहीं था। इसके साथ FBI को कूपर की टाई और पिन मिली। जब उन फिंगरप्रिंट्स के डेटा को कूपर की टाई से मैच किया तो इसका रिकॉर्ड मैच नहीं हुआ। जब इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो FBI ने फ्लाइट अटेंडेंट से वो नोट मांगा जो कूपर ने उसको दिया था और वो लेटर भी ढूंढा जिससे कूपर ने सिगरेट जलाई थी। लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट का कहना था कि वो नोट और लाइटर अपने साथ ही ले गया। कूपर ने पीछे ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा था जिससे उसको पकड़ा जा सके। जहाज़ में सिर्फ एक पैराशूट था। जब पैराशूट और जहाज़ के पीछे का गेट खुला देखा तो ये बात क्लियर थी कि वो जंप कर चुका है। मतलब कूपर ने रेनो और सियाटल के बीच ही जंप करी होगी। सियाटल और रेनो के बीच का डिस्टेंस 900 किलोमीटर से ज़्यादा था। ये डिस्टेंस इतना ही बनता है जितना कराची से मुल्तान या मुंबई से केराला। इस वजह से कूपर को इतने बड़े एरिया में ढूंढना इम्पॉसिबल था। कूपर को ढूंढने के लिए FBI का ये जानना ज़रूरी था कि उसने किस जगह जंप लगाई होगी। उस वक्त जहाज़ की स्पीड 370 किलोमीटर थी और एल्टीट्यूड 10,000 फीट था और जहाज़ ऑटो पायलट मोड पर था। ऑटो पायलट मोड की वजह से ये मालूम था कि जहाज़ ने किस ट्रैक से फ्लाई किया होगा। इसके अलावा जहाज़ में मौजूद फ्लाइट रिकॉर्डर बॉक्स से मालूम हुआ इसका पिछला गेट 8:13 पर खुला। इन सारे डेटा को जब मिलाकर कैलकुलेशन की गई तो अंदाज़ा लगाया गया कूपर ने इस एरिया में जंप की होगी। फिर फ़ौरन ही एक सर्च टीम बनाई गई और कूपर को इस एरिया में ढूंढना शुरू किया। एक टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से यहाँ के पहाड़ों को कवर किया और दूसरी टीम ने ज़मीन पर मौजूद जंगल, रिवर और हर जगह ढूंढा, लेकिन ना तो कूपर मिला और ना ही उसका ब्रीफकेस और कैश। ऐसा लग रहा था कि जिससे वो आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो चुका हो। जब सर्च टीम का कोई भी नतीजा नहीं निकला तो FBI ने फ्लाइट अटेंडेंट्स की मदद से कूपर के फेस का स्केच बनवाया और इसको न्यूज़पेपर में प्रिंट कर दिया और साथ ही कूपर को ढूंढने पर इनाम भी रखा गया। इसके अलावा कूपर को दिए हुए कैश की सीरियल्स को न्यूज़पेपर में प्रिंट कर दिया और साथ ही बैंक, कसिनोज और मार्केट में भी इन्फॉर्म कर दिया। अगर कोई भी नोट नज़र आए तो फौरी तौर पर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए, लेकिन उसमें से कोई भी नोट मार्केट में आज तक नज़र नहीं आया। इसके बाद FBI ने 1200 लोगों को अरेस्ट किया जिनका फेस कूपर से मिलता जुलता था, लेकिन जब मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की तो मालूम हुआ कि इनमें से कोई भी कूपर नहीं है। ना कूपर मिला और ना ही उसका कोई निशान और ना ही उसको दिया हुआ कैश दिखाओ। ये सब देखने के बाद समझा गया कि कूपर लैंडिंग करते वक्त मर चुका होगा। कूपर की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। आगे चल के कुछ ऐसा होने वाला था जिससे FBI और ज़्यादा उलझ गई। फिर हुआ ये कि 1980 में एक फैमिली छुट्टियां मनाने टीना बार बीच आई। 8 साला बच्चा पानी के किनारे खेल ही रहा था कि अचानक इसको ज़मीन के अंदर कुछ नज़र आया। जब इसने मज़ीद गहराई की तो उसमें कैश के 3 पैकेट्स निकले जो पूरे $5,800 थे। इस फैमिली ने फ़ौरन ही अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया
अथॉरिटीज़ ने जब नोट की सीरियल को अपने डेटाबेस से चेक किया तो मालूम हुआ कि ये कैश वही था जो कूपर को दिया था। कूपर को दिया हुआ कैश 9 साल बाद जब ज़मीन से मिला तो ये केस मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड होता गया, क्योंकि जिस जगह कूपर को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन किया था वो इस जगह से 27 किलोमीटर दूर थी। पहले तो अथॉरिटीज़ के ख्याल में ये वही पॉइंट हो सकता है जहाँ कूपर की लैंडिंग फेल हुई होगी। हो सकता है कि वो इसी जगह मरा हो। कूपर की डेड बॉडी और बाकी कैश भी इसी जगह हो सकता है। जब वो इस एरिया की एक्सकेवेशन करते हैं तो वहाँ ना तो कूपर की लाश मिली और ना ही बाकी कैश। जब कई वक्त की मेहनत के बाद कुछ हाथ नहीं लगता तो एक बात साफ हो चुकी होती है कि कूपर की लैंडिंग सक्सेसफुल रही होगी। मुमकिन है ये कैश लैंडिंग करते वक्त उसके बैग से गिर गया हो और ये बात क्लियर हो चुकी थी कि वो जिंदा है। FBI और पुलिस कूपर को ढूंढती रही और अपनी हर कोशिश करने के बाद भी उसे ढूंढ न सके। कूपर को ढूंढते ढूंढते 45 साल हो चुके थे, लेकिन उसका जर्रा बराबर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर 45 साल के बाद FBI ने 2016 में थक हार कर इस केस को क्लोज कर दिया। अगर कूपर का कोई भी सुराग मिला तो इस केस को दोबारा खोला जा सकता है। आज पूरे 50 साल गुजर जाने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। उस हाईजैकिंग के बाद कूपर का कुछ नहीं पता चल सका। कूपर कौन था, कहाँ से आया और कहाँ गया, ये सवाल पिछले 50 साल से FBI को खटक रहा है, जिसका जवाब किसी के पास नहीं। दुनिया में एक से एक क्रिमिनल्स आते हैं और अपने सारे क्राइम्स करने में कामयाब भी हो जाते हैं। कोई जेल से भागने में कामयाब हो जाता है तो कोई बैंक लूटने में। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जो भी क्राइम करके दुनिया के किसी भी कोने में भागा, लेकिन वो कुछ ही वक्त में FBI की पकड़ से बच नहीं सका। कूपर के केस के कुछ ही महीने बाद अप्रैल 1972 को एक और जेंटलमैन ने प्लेन हाईजैक किया, जिसका नाम रिचर्ड मैककॉय था। मैककॉय ने सब कुछ कूपर की तरह किया। उसने बॉम्ब की जगह एक पिस्टल और ग्रेनेड को यूज़ किया और $5 लाख की डिमांड की। मैककॉय हाईजैकिंग करने में कामयाब तो हो गया, लेकिन वो अगले 2 ही दिन में पकड़ा गया। इसके बाद इसको 45 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। फिर 2 साल बाद ये जेल से भाग गया, लेकिन बाद में पुलिस मुकाबले में मारा गया। कुछ लोगों का ख्याल था कि मैककॉय ही डैन कूपर है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की तो मालूम हुआ मैककॉय का कूपर से कोई लिंक नहीं। मैककॉय के पूरे केस से ही पुलिस और FBI की पावर का अंदाज़ा होता है। लेकिन जिस डैन कूपर ने पूरे अमेरिका को ही उलझा के रख दिया, तो वो कितना मास्टरमाइंड होगा, जिसको आज तक कोई भी नहीं पकड़ पाया। कहा यह भी जाता है कि कूपर को जो पैराशूट दिए थे वो कोई नॉर्मल पैराशूट्स नहीं थे, क्योंकि वो मिलिट्री के स्पेशल पैराशूट्स थे, जिसको बिना ट्रेनिंग के कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था। कूपर के केस फेमस होने के बाद कई 100 लोगों ने खुद को डैन कूपर बोलकर अरेस्ट भी करवाया, लेकिन जब उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो उनमें से कोई भी कूपर नहीं था। आज कई जगहों पर 24 नवंबर के दिन कूपर की याद में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें लोग कूपर की तरह ड्रेसिंग करके इस दिन को याद रखते हैं। साथ ही कूपर का नाम फैशन पर भी यूज़ होता है। उम्मीद है इस वीडियो को आपने ज़रूर एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी और दिलचस्प वीडियो में।